जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। दुबई की कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला अंतरराष्ट्रीय ठग रविंद्र सोनी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। भारत में भी फैला था धोखाधड़ी का यह नेटवर्क। दुबई की कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चर्चाओं में आए अंतरराष्ट्रीय ठग रविंद्र सोनी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को सख्ती के साथ खारिज कर दिया, जिससे पीड़ितों को बड़ी राहत और कानूनी लड़ाई को मजबूती मिली है। मामले के मुताबिक रविंद्र सोनी लंबे समय तक दुबई में कारोबार के नाम पर सक्रिय रहा। वहां कई स्थानों पर निवेश योजनाओं के बहाने भारी भरकम धनराशि वसूला, लोगों को धोखा दिया। दुबई में कई शिकायतें दर्ज होने के बाद वह भारत लौट आया। यहां भी अपना ठगी का जाल फैलाना शुरू किया। दुबई से शुरू हुई धोखाधड़ी की परतें भारत में और भी अधिक विस्तार से सामने आ गई, जहां उसने लोगों को व्यापार, निवेश, पार्टनरशिप के आकर्षक प्रस्तावों के झांसे में लेकर करोड़ों की ठगी कर दी। पीड़ितों की बढ़ती शिकायतों के आधार पर पुलिस ने रविंद्र सोनी की गतिविधियों की जांच शुरू की। लेन देन, दस्तावेज की जांच में ठगी की मजबूती के प्रमाण पत्र भी सामने आए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने ठोस और साक्ष्यों के आधार पर तर्क प्रस्तुत कर जमानत का कड़ा विरोध किया। वादी पक्ष की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे एडवोकेट करीम अहमद सिद्दीकी ने ठगी के व्यापक पैमाने और आरोपी की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का उल्लेख करते हुए दलील पेश की कि जमानत मिलने पर आरोपी को दोबारा फरार होने की पूरी संभावना है, जिससे जांच प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरोपी जेल से बाहर आया तो पीड़ितों और गवाहों पर दबाव बनाने की आशंका भी बढ़ जाएगी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को लेते हुए ठगी के राशि, बड़े पैमाने और आरोपी के पूर्व आपराधिक व्यवहार को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज करने का निर्णय सुनाया। वर्तमान में रविंद्र सोनी न्यायिक हिरासत में रहेगा। पुलिस उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि आरोपी मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में संपर्क और आर्थिक लेनदेन के रिकॉर्ड मिले हैं, जिनकी जांच अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जी वकील साहब, क्या मामला था और क्या अभी तक इसमें प्रोसेस हुआ है? ये रविंद्रनाथ सोनी नाम का एक आदमी जो दिल्ली में रहता था, उसकी दुबई में उसने एक कंपनी खोली, कुछ ग्रुप्स से जुड़ा और वहाँ पे उसने एक ब्लू चिप नाम से कंपनी खोली और लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया। उसी दौरान उसने इंडिया में भी कई लोगों के पैसा इन्वेस्ट कराए। तो मेरे क्लाइंट हैं यहाँ पर जो परेड में रहते हैं, उन्होंने भी अपने बेटी के थ्रू इनके अकाउंट में 2021-22 में करीब 42,29,600 रुपया भेजा। इन्वेस्टमेंट के नाम पे भेजा गया था। इन्होंने कहा था कि 2.5 से 3 साल के अंदर ये पैसा लगभग डबल हो जाएगा। जब 2-2.5 साल तक ये इन्होंने मांगा भी कि भाई उसको कुछ डॉक्यूमेंट दो, कुछ दो, कुछ नहीं दिया, तो इनको शक हुआ। इसी दौरान देखा कि जो इनके कॉन्टैक्ट थे, इनका मोबाइल नंबर बंद हो गया, इनकी वेबसाइट बंद हो गई, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी सब बंद हो गए, ऑफलाइन कॉन्टैक्ट भी बंद हो गए। तब इन्होंने एक लीगल नोटिस भेजी मेरे थ्रू। 24 सितंबर 2024 में हमने लीगल नोटिस भेजी। वो वापस आ गई कि यहाँ कोई नहीं रहता, जबकि उसके पिता वहाँ रहते हैं दिल्ली में। इसके पासपोर्ट में वही पता लिखा हुआ दिल्ली का। 27 सितंबर 2024 को एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है। 5 जनवरी, पहले पुलिस प्राइमरी इंक्वायरी करती है। 5 जनवरी 2025 को इनके खिलाफ कोतवाली कानपुर नगर में क्राइम नंबर 5/25 एक एफआईआर दर्ज होती है। विवेचना शुरू होती है। विवेचना के दौरान साल भर से पुलिस इसको लगातार ढूंढ रही थी, ये कहीं नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से सर्वेलांस के जरिए ये ट्रेस हुआ कि ये देहरादून में है। तो 2 दिन पहले पुलिस पकड़ करके लाई है। परसों इसको पुलिस ने यहाँ न्यायालय में पेश किया था। मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जेल भेज दिया था। हमने उसी दिन इसकी बेल एप्लीकेशन मूव हो गई थी। हमने बेल एप्लीकेशन का ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए टाइम मांगा था। आज की डेट थी, आज हमने उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया और आर्गूमेंट किया। लोअर कोर्ट से उसकी बेल आज खारिज हो गई है। इसी दौरान ये पता चला कि एक लखनऊ में सेम धाराओं में चीटिंग की ही एक एफआईआर है, अलीगढ़ के इगलास थाने में एक एफआईआर है, लखनऊ के विकास नगर थाने में है, हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में इसके खिलाफ एक एफआईआर है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल है। दुबई की सरकार ने इसके खिलाफ देश छोड़ने पे रोक लगा दी थी। 15 मई को एक ऑर्डर किया था दुबई की फेडरल कोर्ट ने, जिसमें रोक लगा दी थी कि आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे। एक एग्जीक्यूशन सूट चल रही थी। पता नहीं किस तरीके से दुबई सरकार को ये चकमा देकर के वहाँ से फरार हो गया। तो पहले ये विदेशों में भी लोगों को ठगता रहा, फर्जी कंपनी बना के लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा के लूटता रहा, और अब भारत में भी उसने यही किया। अभी तो 4-5 मामले आए हैं, पता नहीं सैकड़ों लोगों को इसने इस तरीके से लूटा होगा।
तो ये इंटरनेशनल एक क्रिमिनल है जिसने लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरीके से फ्रॉड करके गबन कर लिया। बताया जा रहा है कानपुर में उसके कई सारे अरबपति मित्र आए थे उसकी पैरवी के लिए। भाई उसकी पैरवी के लिए लोग तो थे, लेकिन कौन था अब हम लोग तो जानते नहीं हैं। लेकिन एक व्यक्ति देहरादून से पकड़ के आता है, न्यायालय में पेश होता है और उसकी बेल तैयार होती है, उसके पैरोकार का एफिडेविट लगा होता है। तो इसका मतलब उसके जो संपर्क सूत्र हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कानपुर पुलिस को इस मामले में गैंगस्टर लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंग है और पूरे गैंग का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। अकेले व्यक्ति देश और दुनिया में घूम घूम के इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकता। ये आर्थिक अपराध का मामला है। बेसिकली ये मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर में आना चाहिए, ये ईडी को जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। अगर पुलिस इसमें गैंगस्टर नहीं लगाएगी, मामला ईडी को नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई और गंभीर केसेस नहीं लगेंगे, तो हो सकता है कि ये छूट जाए, और छूट जाएगा तो फिर पकड़ना मुश्किल होगा। साल भर में इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू हुआ, कुर्की की नोटिस हुई, कुर्की का वारंट हुआ, तब कहीं ये पकड़ में आया है।